हेलो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में व्यंजन संधि। अब अपनी व्यंजन संधि जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि देखिए, विसर्ग संधि क्या है? व्यंजन हमने स्वर हमने पढ़ी थी, व्यंजन हमने पढ़ ली है। अब है विसर्ग संधि। देखो, जो ये दो डॉट होते हैं इन्हें हम कहते हैं विसर्ग। ये होता है विसर्ग। जो दो पॉइंट है डॉट्स है, विसर्ग कहलाता है। यहां से क्या है, आपको पता है संधि के दो पद हैं, पूर्व और उत्तर। दो पद होते हैं। हमें ये भी पता है कि संधि जो है पूर्व पद के अंतिम अक्षर में और उत्तर पद के प्रथम अक्षर में होती है। तो आपको याद रखना है कि संधि विसर्ग संधि कौन सी होगी? जो पूर्व पद का अंतिम अक्षर विसर्ग युक्त हो, पूर्व पद में विसर्ग युक्त हो और उसके बाद उत्तर पद में चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि विसर्ग संधि में पूर्व पद का जो अंतिम अक्षर होता है वो विसर्ग युक्त होना चाहिए। विसर्ग वहां विसर्ग होना चाहिए पूर्व पद के अंत में। स्वर या व्यंजन हो, कोई सा भी हो, क्या परिवर्तन होता है आगे, उनसे होने वाला जो परिवर्तन है वो विसर्ग संधि कहलाती है। याद रखिएगा, जैसे मान लो उदाहरण लेते हैं हम कोई, पता है प्लस, पता है। अब देखिए, यहां जो भी एक विसर्ग यहां पर है और एक यहां पर है, तो मैंने आपसे क्या कहा, विसर्ग संधि में पूर्व पद में, इस पद में जो ये पूर्व पद है ये वाला, इस पद में अंत में यहां पर विसर्ग है, वो है विसर्ग संधि। जबकि उत्तर पद का जो अंत में है यहां, इस विसर्ग से हमारा कोई मतलब नहीं है। इस विसर्ग को नहीं देखना कि जैसे मान लो किसी और में इस तरह से तत्व प्लस लय, यहां पर विसर्ग है, यहां देखा सर ने कहा विसर्ग होना चाहिए, तो विसर्ग है तो विसर्ग संधि। ये विसर्ग संधि नहीं है। संधि आपको पता है पूर्व पद के अक्षर और उत्तर पद के अक्षर में होती है। तो हमें पूर्व पद के अंतिम अक्षर और उत्तर पद के प्रथम अक्षर को ही देखना है, हमें यहां नहीं जाना है। मैंने आपसे कहा था प्लस के इधर जो पूर्व पद का अंतिम अक्षर है और उत्तर पद का जो प्रथम अक्षर है, सिर्फ हमें वही ध्यान देना है। तो हमारा पूर्व पद का जो अंतिम अक्षर है उत्तर, इसमें हल लगा हुआ है, तो ये कौन सी संधि है? यहाँ पे भी व्यंजन है, दोनों व्यंजन है, तो ये व्यंजन संधि है। ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ये कौन सी संधि थी? व्यंजन। जबकि हमने यहां देखा विसर्ग है, यहां विसर्ग होना चाहिए, तो ये कौन सी है? विसर्ग संधि। ये विसर्ग संधि है। यहां पर तो विसर्ग है तो विसर्ग संधि, यहां पर व्यंजन है तो ये व्यंजन संधि है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। विसर्ग संधि किसे कहेंगे कि जिस संधि के पूर्व पद के अंत में विसर्ग हो, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। उससे होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहेंगे। यहाँ पर जो परिवर्तन होगा, जिस संधि के पूर्व पद के अंत में विसर्ग हो और उसके बाद चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, तो होने वाला जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, ये हमने विसर्ग संधि की परिभाषा पढ़ी। अब आप देखिए, विसर्ग संधि है जो मुख्य रूप से चार प्रकार की, जैसे एक है गुरुत्व विसर्ग संधि, एक गुरुत्व विसर्ग संधि, दूसरी है सत्व विसर्ग संधि, तीसरी है उत्व विसर्ग संधि, और
चौथी है लोक विसर्ग संधि। चार संधियां मुख्य रूप से हमें पढ़नी है, ऋत्व, सत्व, उत्व और लोक विसर्ग संधि। अब इनमें से आप ध्यान रखिए, देखिए इनका जैसा नाम है, एक थोड़ा थोड़ा मैं भी आपको आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे। देखो ऋत्व विसर्ग संधि में क्या है, ऋत्व में जहां पर विसर्ग के स्थान पर, यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, रै। सत्व विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, से। उत्व विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, उ। और लोक विसर्ग संधि में विसर्ग को हटा दिया जाता है, इसका लोप हो जाता है। तो ये जो है विसर्ग संधि में चार प्रकार की संधियां हैं, ऋत्व, सत्व, उत्व और लोक विसर्ग संधि। ऋत्व संधि में विसर्ग के स्थान पर रै आदेश होता है, रै होता है। सत्व विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है और उत्व विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है। और लोक विसर्ग संधि में विसर्ग को हटा करके क्या विसर्ग को हटा दिया जाता है, यह है लोक विसर्ग संधि। तो ये जो चार प्रकार की संधियां हैं वो है, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए पहली है, हम लेते हैं उत्व विसर्ग संधि। पहली उत्व, जहां आपको पता है कि विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, उ हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर कब होता है, ये हमें पढ़ना है। संधि दो पद, पूर्व और उत्तर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से पढ़ना है, यहां क्या होता है, यहां विसर्ग होगा, ये तो आपको पता ही है कि संधि में पूर्व पद का अंतिम अक्षर विसर्जित, तो पूर्व पद के अंत में विसर्ग होना चाहिए। उसके बाद क्या हो, देखो इसकी दो, उत्तर विसर्ग संधि में दो स्थितियां बनती हैं। दो स्थितियों में से हमें क्या करना है, ध्यान रखना है आपको। दोनों में एक तो देखो ए, सिर्फ ए स्वर होगा, इस विसर्ग से पहले ए और उसके बाद में ए ही होगा, सिंपल। पहली स्थिति जो है वो क्या है, ये उत्तर विसर्ग संधि ही पढ़ रहे हैं और उसमें दो स्थितियां बनती हैं। दो स्थितियों में से जो पहली स्थिति है वो ये वाली चलेगी। कौन सी जो हम पढ़ रहे हैं, पूर्व पद के अंत में ए के बाद स्वर होगा ए और उसके बाद होना चाहिए कोई विसर्ग, और उत्तर पद में भी ए ही होगा, ए स्वर। उत्तर विसर्ग संधि के पूर्व पद में पहली स्थिति जो है वो हम उसको पढ़ते हैं। तो पहली स्थिति में ए विसर्ग ए, पूर्व पद में ए विसर्ग और फिर उत्तर पद में ए विसर्ग ए। तो हम क्या करेंगे, इस विसर्ग के स्थान पर अगर ऐसी स्थिति होगी तो इस विसर्ग के स्थान पर उ आदेश होता है। उत्तर विसर्ग संधि है, आपको पता है। तो अगर ऐसी स्थिति हुई ए विसर्ग ए, इस तरह की स्थिति हुई ए विसर्ग ए के बाद, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, उ आदेश होता है। अब आपको पता है ए और उ जो है, अब यहां पर यहां से ए और यहां से उ, ये दोनों मिलकर के आपको पता है क्या बनाएंगे, ए, हमने गुण स्वर संधि पढ़ी थी, तो ए के बाद उ आए तो क्या बन जाता है, वो ओ बन जाएगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है, ध्यान से समझना। स्थिति क्या होगी, ए विसर्ग ए, ए विसर्ग ए, सिर्फ ए यहां होगा, ए यहां होगा, बीच में विसर्ग, दोनों पदों में ए होगा और पूर्व पद के अंत में विसर्ग होगा। तो इस विसर्ग का उ बना देंगे और ए प्लस उ मिलकर के क्या बन जाएगा, ओ। और जो ये ए है उसका हम अवग्रह, जो हमने एक संधि पढ़ी थी अवग्रह, पूर्व रूप पर रूप, दो संधियां पढ़ी थी हमने स्वर में, तो उसमें भी पढ़ा था ए ओ के बाद ए आए,
तो क्या कर देते हैं, अवग्रहण कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, दोबारा समझना, ए विसर्ग ए, इस विसर्ग के स्थान पर तो ऊ हो जाएगा और इस ए का हम क्या कर देंगे, अवग्रहण, और ए और ऊ मिलकर दोनों यहाँ क्या हो जाएगा, ओ। ए विसर्ग ए हो तो इस विसर्ग का ऊ, या हम यूं कहेंगे कि यहाँ पर हम ओ आदेश कर देंगे और इस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, अवग्रहण। जैसे उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण लिया हमने, राम है अयम, राम है प्लस अयम। तो इस उदाहरण में देखिएगा, ये स्थिति जो है, जो हमने ये देखी थी ए विसर्ग ए वाली, क्या वही स्थिति है यहाँ पर? ये पूर्व पद है, पूर्व पद में इसमें राम में क्या मिला हुआ है, ए, और यहाँ पर शुरू का पद क्या है, ए। तो क्या ये वही स्थिति है? बिल्कुल है। ए विसर्ग ए हो तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, दोनों को मिलाकर ओ बनेगा। तो देखो पहले विसर्ग का ऊ बनेगा, इसलिए ऊ तो विसर्ग संधि है, लेकिन ए और ऊ मिलकर के ओ बना, तो मैंने यहाँ सीधा बना दिया ओ, और इस ए का क्या बनाया, अवग्रहण। अब आपको पता है कि जब ये हट गए तो यहाँ मैं आधा हो गया, तो ओ, तो यहाँ राम हो, और ये अवग्रहण, और बचा क्या, यम, रामो अयम। तो हमारा जो उदाहरण है राम है प्लस अयम, तो राम का जो अंतिम अक्षर है ए और विसर्ग है, जहां उत्तर पद का प्रथम अक्षर ए है, तो यहाँ पूर्व पद में ए विसर्ग के स्थान पर ऊ बना और ए प्लस ऊ मिलकर ओ बन गया, और इस ए का हमने क्या बनाया, अवग्रहण। जैसे यहाँ पर आपने देखा है कि ए विसर्ग ए के बाद विसर्ग के स्थान पर ऊ आदेश होता है और ए प्लस ऊ मिलकर के ओ बनते हैं, और इस ए के स्थान पर अवग्रहण बनता है। तो इसी तरह से रामोयम में यहाँ पर ओ हो गया और इस ए का अवग्रहण हो गया। इस तरह से जो ये प्रथम स्थिति है वो कंप्लीट होती है, कि प्रथम स्थिति में जो रामोयम है वो शब्द बनता है। तो पहली स्थिति जो है उत्तर विसर्ग संधि की, वो ये वाली है, ए के बाद विसर्ग आए और उसके बाद फिर विसर्ग आए, तो उस विसर्ग के स्थान पर हम ऊ लगाते हैं, इसीलिए संधि का नाम है उत्तर विसर्ग संधि। विसर्ग के स्थान पर ऊ आदेश होता है और ए प्लस ऊ मिलकर के ओ बनता है, और इस ए के स्थान पर अवग्रहण कर देते हैं। देखो यहाँ पर सिर्फ ए ही होना चाहिए, ए के अलावा कुछ और होगा तो उत्तर विसर्ग संधि नहीं होगी। ए विसर्ग ए, सिर्फ ये स्थिति होनी चाहिए। अगर विसर्ग से पहले ए नहीं है, जैसे यहाँ पर अगर मान लो विसर्ग से पहले ए नहीं होता, तो ये उत्तर विसर्ग संधि में नहीं आएगा। अच्छा, एक उदाहरण है, क्या वन प्लस अत्र, क्या ये उत्तर विसर्ग संधि है? देखिए यहाँ पर वैसे तो विसर्ग ही नहीं है, यहाँ पर विसर्ग ही नहीं है, तो विसर्ग संधि तो होगी नहीं, क्योंकि मैंने कहा था पूर्व पद के अंत में विसर्ग होना चाहिए, तो ये नहीं है। ये कौन सी संधि है? पूर्व। तो यहाँ पर सिर्फ मैं उदाहरण देकर चेक करना चाहता हूं कि आपको आता है या नहीं। देखिए नेक्स्ट उदाहरण नंबर दूसरा देखिए, क्या है, प्लस अपी, क्या है प्लस अपी, तो यहां क्या होगा, क्या में क्या मिला हुआ है, ए, और यहाँ उत्तर पद का प्रथम अक्षर भी क्या है, ए, क्या में क्या मिला होगा, ए, और उत्तर उसके बाद विसर्ग है, यहाँ भी उत्तर पद में ए है, तो यहाँ इन दोनों को मिलाकर क्या बनाएंगे, ओ, और इस विसर्ग ए का क्या अवग्रहण है, तो ओ तो कहाँ मिलेगा, को, और बचा क्या, तो शब्द क्या बना, को। तो ये जो हमारी पहली परिस्थिति है,
कि उत्तर विसर्ग संधि में इसमें दूसरी स्थिति भी बनी। जो पहली स्थिति है वो आपको ध्यान रखनी है, सिंपल सा है, ए विसर्ग ए। अगर ए के बाद पूर्व पद में विसर्ग हो फिर उत्तर पद में भी ए हो तो पूर्व पद के ए और विसर्ग के स्थान पर पहले तो विसर्ग के स्थान पर उ आदेश होता है और ए प्लस उ मिलकर के ओ बन जाता है, और यहाँ जो दूसरा ए है उसके स्थान पर अवग्रह हो जाता है। इससे हम उत्तर विसर्ग संधि की जो पहली स्थिति है वो बनती है। जो दूसरी होगी वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।